हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की डीएलएड सेकेंड ईयर की, साथ में बीएड वाले कैंडिडेट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है यूनिट नंबर 4 दैट इज रिसोर्सेज इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। जब भी हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसमें किस किस रिसोर्सेज का ऑडियो विजुअल इकट्ठे, लिटरेरी, ये सारे एड्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेक्स्ट बुक, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके बारे में कि कैसी एक टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। साथ में बात करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें हम प्रोजेक्टर, फिल्म, चार्ट्स, जो भी चीज़ें आती हैं हमारी, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसको यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, कौन से ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें। साथ में लिटरेरी एक्टिविटीज़ की बात करेंगे और ई लर्निंग की, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इस वाली यूनिट में, सब कुछ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली इन सब के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी, यूनिट 1, 2, 3, 4 और बाकी बची हुई, मतलब ऑलमोस्ट जो बाकी इंग्लिश की यूनिट्स है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। और अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत लेट हो चुके हैं, जाओ फटाफट से उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको सारे प्रीवियस ईयर मिलेंगे। साथ में आपको जो भी पेपर आपका होता है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट मेरे पास होता है मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड करती हूँ, तो वहाँ से आपको वो सारा कंटेंट भी मिल जाएगा। और रही बात आपके डाउट्स की कि आप डाउट अगर आपको होता है तो आप कहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट्स को। और अगर आपको नहीं वहाँ पे करना है तो आप जो है इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, टेक ओवर स्टडी मेरी आईडी है, उस पर आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो अब पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहले इस यूनिट में बात क्या करनी है, टीचिंग मटेरियल। पूरी यूनिट ही रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो पहली बात है टीचिंग मटेरियल क्या होता है। टीचिंग मटेरियल बेसिकली वो टर्म होती है, इट इज़ अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हम अपने इंस्ट्रक्शन को डिलीवर करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम टीचिंग रिसोर्सेज कहते हैं, टीचिंग मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक बोर्ड जो है मैं अपना पढ़ाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, ये भी क्या है, एक टीचिंग मटेरियल है, जिससे मैं अपने इंस्ट्रक्शंस को आप तक डिलीवर कर पा रही हूँ। तो दिस इज टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल एक टीचिंग को इफेक्टिव बना देता है, इजी बना देता है और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है। इससे बच्चा जो है चीज़ों को जल्दी लर्न कर पाता है और अच्छी वे में लर्न कर पाता है, और उनको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है टीचिंग मटेरियल का। टीचर के लिए भी पढ़ाना ईजी हो जाता है, बच्चों के लिए भी पढ़ना ईजी हो जाता है, साथ में ये इंटरेस्टिंग वे है टीचिंग लर्निंग का, ठीक है ना। टीचिंग मटेरियल में हम नंबर ऑफ रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। कुछ रिसोर्सेज सिर्फ विजुअल होते हैं जिसमें आप देख पाते हैं, जैसे ये ब्लैक बोर्ड सिर्फ आप देख देख के पढ़ पा रहे हो। कुछ टीचिंग मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आप ओरली पढ़ते हो, जैसे अगर आपको मतलब जैसे कि मान लो आपको रेडियो सुना दिया जाए तो रेडियो पे कुछ पढ़ाया जा रहा है तो ओरली हो जाता है, ओरल एड्स हो जाते हैं, वो ओरल टीचिंग एड्स। और कुछ होते हैं वीडियो प्लस ऑडियो, मतलब वीडियो के साथ ऑडियो भी होती है, सिर्फ आपको उसमें दिखता भी है, उसमें आपको सुनाई भी देता है, जैसे टीवी में, तो आप वहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हुए सुनते हुए पढ़ते हैं। जैसे ये वीडियो, ये भी ऑडियो वीडियो एड है आपका एक तरीके से, इसमें आप सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मटेरियल, इन सब चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, आपकी जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो भी आप लर्निंग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, तो उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पहला टीचिंग एड टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे। टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग मटेरियल के रूप में हमें यूज़ की जाती है। इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हम इसको एक टीचिंग का कंटेंट, एक लर्निंग का कंटेंट, दोनों ही कंटेंट के रूप में यूज़ करते हैं, मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ टेक्स्ट बुक एक्चुअली? टेक्स्ट बुक एक बुक होती है, बच्चे या टीचर उसको रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, अपने सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। अब टेक्स्ट बुक के लिए पूरी वीडियो अगर आपने मेरी पहले वाली देखी है तो उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें हम मेन बात कर लेते हैं। तो टेक्स्ट बुक की इंपॉर्टेंस क्या है? पहला एडवांटेज होता है कि हमें एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सिलेबस प्रोवाइड करता है। दूसरा, स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, क्वालिटी मेंटेन करता है। ये जो है हमारी लर्निंग रिसोर्स के रूप में काम आती है। साथ में एफिशिएंट होती है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है और हम चीज़ों को लर्न भी कर पाते हैं, ठीक है। अगर हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मान लो हम कोई बुक पढ़ रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा ईजीनेस आ जाती है हमारी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, हैबिट डेवलप हो जाती है। तो पहला तो स्ट्रेस रिडक्शन हो जाता है जब भी हम टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं। साथ में नॉलेज एक्वायर कर लेते हैं टेक्स्ट बुक जब हम पढ़ते हैं। वोकैबलरी हमारी बढ़ जाती है, वोकैबलरी एक्सपेंड होती है। मेमोरी इंप्रूव होती है, हम चीज़ों को पढ़ते जाते हैं
हैं, उसको रिवीजन में भी लेते रहते हैं। साथ में हमारी एनालिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, हमारा फोकस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और बेटर राइटिंग स्किल्स हो जाती है। हमें बोला जाता है ना बुक रीडिंग किया करो, न्यूज़पेपर रीडिंग किया करो, वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक रीडिंग का ही मतलब होता है आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का एक लौता बेनिफिट। और टेक्स्ट बुक को हमारा बेस्ट फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि टेक्स्ट बुक से हमें जितनी नॉलेज मिलती है वो हमें कहीं और चीज़ों से नहीं मिलती। ज़रूरी नहीं है कि एक ही बुक से लेनी है, बहुत सारी बुक्स होती है, उनको रीड करने से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती भी है। मैंने एक बेस्ट बुक्स मतलब 5 टॉप बुक्स के लिए भी एक शॉर्ट बनाया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। आपको पता होगा कि उन बुक्स में कितना बेनिफिट मिलता है। आप भी बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हीं बुक से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट भी होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आगे प्रैक्टिस बुक। टेक्स्ट बुक के बाद प्रैक्टिस बुक भी हमें हेल्प करती है, जो भी हमने पढ़ा है उस कंटेंट को रिवाइज करने में, प्रैक्टिस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और जब भी हम टेक्स्ट बुक पढ़ लेते हैं, ये चीज़ें कर लेते हैं, जो भी हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं टेक्स्ट बुक का, तो टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करते हुए कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना होता है कि टेक्स्ट बुक की क्वालिटी सही हो, जो कंटेंट उसमें मिला हो वो सही हो, एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक के अंदर हो, सॉल्यूशंस हो, अच्छा कंटेंट हो, क्वेश्चंस हो अपने रिवीजन के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस बुक में बेसिकली आपने जो पढ़ा है उस कंटेंट से रिलेटेड आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, जिससे जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन में आपको मिल जाता है और इसमें आप अपनी नॉलेज को खुद भी क्रिएट करते हैं और बेटर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस वहाँ पे होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे अगर हम पढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे अलग अलग टीचिंग एड्स आएंगे, पर टीचिंग एड्स हम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टीचिंग एड्स के बेनिफिट क्या है। शुरू में डिस्कस कर लिए थे बट बुक के अकॉर्डिंग अब डिस्कस कर लेते हैं। तो टीचिंग एड्स की कुछ इंपॉर्टेंस है, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होता है, हमारे आइडिया को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है, साथ में डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है, जो भी चीज़ें देख के करते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, साथ में रीइंफोर्समेंट मिल जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, मोर मीनिंगफुल होता है वो और उससे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग होता है, साथ में जो भी पॉइंट हम समझाना चाहते हैं वो इजी वे में अंडरस्टूड हो जाता है, बच्चे चीज़ों को विजुअलाइज कर पाते हैं, एक्सपीरियंस कर पाते हैं, साथ में टीचिंग लर्निंग को जो है बोरिंग की जगह एक इंटरेस्टिंग वे में लेकर आता है, मतलब एक अप्रोच है जिससे बच्चा जो है अट्रैक्टिव फील करेगा टूवर्ड्स द टीचिंग लर्निंग। ठीक है, और बच्चों को एंगेज करता है, पार्टिसिपेट करता है और अटेंशन रिटेन कर लेता है। अटेंशन को रिटेन करने का मतलब है बच्चा जो है टीचिंग लर्निंग जब हम एड्स का यूज़ करते हैं तो बच्चा उस चीज़ पे एकदम फोकस होकर पढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। जब भी हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं तो टीचिंग एड्स में कुछ क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। सबसे पहला, जो भी टीचिंग होगा वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, दूसरा वेल प्रेजेंटेड होना चाहिए, साथ में रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल का मतलब है वो उसको आप अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, साथ में सभी को विजिबल होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए पूरे ऑडियंस के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट का मतलब वो रिलेटेड टू द टॉपिक होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए और जो है लोकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक टीचिंग एड में प्रेजेंट होनी चाहिए, जब भी वो टीचिंग एड एक इफेक्टिव अच्छा टीचिंग एड कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ टीचिंग एड्स की बात कर लेते हैं। पहला, प्रोजेक्टेड एड्स। प्रोजेक्टेड एड्स में हमारे आ जाएंगे कुछ प्रोजेक्टेड एड्स होते हैं हमारे, देन कुछ नॉन प्रोजेक्टेड। ठीक है, अगर हम प्रोजेक्टेड की बात करें तो जिसमें हम प्रोजेक्ट करते हैं चीज़ों को, जिसमें शो करते हैं, तो प्रोजेक्टेड एड्स में आपकी वो चीज़ें आ जाती है कि जिसमें हम एड्स को ब्राइट लाइट के थ्रू पास करवा के ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से और वो शो करते हैं। जैसे आपका प्रोजेक्टर चलता है तो वो प्रोजेक्टेड हो जाता है। और नॉन प्रोजेक्टेड वो हो जाते हैं जिसमें आपको प्रोजेक्टर की ज़रूरत नहीं होती, लाइट पास कराने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि आपका ये ब्लैक बोर्ड हो गया और जो भी आप चीज़ें करते हैं जिसमें विदाउट लाइट आप चीज़ों को पढ़ाते हो उन एड्स का यूज़ करके। तो पहले टीचर मेड एड्स की बात कर लेते हैं, जो टीचर खुद से कुछ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स बनाती है। जैसे फ्लैश कार्ड्स टीचर बनाती है, ऐसे कार्ड्स को ओपन करके पिक्चर्स दिखाती है, चार्ट्स बनाती है, मॉडल्स बनाती है, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करती है। ठीक है, तो ये सारे हमारे हो जाते हैं नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में। आप लिख लीजिए चार्ट, फ्लैश कार्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, उसके बाद आपका फ्लैश कार्ड्स हो गए। ठीक है, ये फ्लैश चार्ट्स बोलो, फ्लैश कार्ड्स बोलो, ये सब हम जो है एज अ नॉन प्रोजेक्टेड यूज़ करते हैं और इसमें आपके प्रोजेक्टेड में प्रोजेक्टर आ जाएगा जो आप प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं एक एक करके सभी टीचिंग एड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्लैश कार्ड्स की। ये छोटे छोटे पिक्चर कार्ड्स होते हैं, मान लो जितना क्लास को एलिजिबल हो ऐसे कार्ड की फॉर्म में होते हैं। इसमें टीचर जो है कोई भी टॉपिक जो पढ़ा रही है इस फ्लैश कार्ड का यूज़ करके बच्चों को दिखा सकती है। अगर मैं बिल्कुल प्री प्राइमरी, बिल्कुल छोटी नर्सरी क्लासेस की बात करूँ तो बच्चे ए से लेके जेड तक की टीचर जो है वो फ्लैश कार्ड्स बना सकती है। जब ए दिखाए उसमें एप्पल, बनाना है, बहुत मतलब ए वाली सारी चीज़ें हो, फिर बी वाला फ्लैश कार्ड दिखाए, फिर सी। इससे बच्चे की जो
थिंकिंग स्किल है, जो देखने की विजुअल पावर है वो डेवलप हो जाएगी, बच्चा जो है सोचेगा उस चीज़ को और लर्निंग एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव हो जाएगी लर्निंग, टीचिंग लर्निंग। तो फ्लैश कार्ड्स का इस तरह से हम बना सकते हैं। उसके बाद फ्लैश कार्ड के कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे ईजी होते हैं बनाने में, पेपर काटा उसमें पिक्चर बनाई, हो गया। उसके बाद हैंडल करने भी ईजी होते हैं, स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट भी करते हैं, और एक टीचिंग कंट्रोल मतलब टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं, ईजी हो जाती है टीचिंग लर्निंग। देन आ जाते हैं फ्लैश कार्ड के बाद पिक्चर्स। पिक्चर्स का क्या यूज़ करते हैं? देखो भाई, पिक्चर्स बेसिकली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर टेंस के लिए बना सकते हैं, किसी भी चीज़ को शो करने के लिए पिक्चर का यूज़ करते हैं। पिक्चर के लिए जब भी पिक्चर बना रहे हैं तो रिलेटेड टू टॉपिक होनी चाहिए, ब्यूटीफुल होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली हमें उसका यूज़ करना चाहिए, और साथ ही में एक्यूरेट वर्ड्स का उस पिक्चर में यूज़ होना चाहिए। फिर आ जाते हैं हमारे चार्ट्स। चार्ट्स में क्या करते हैं हम, पिक्चर्स भी हो सकता है चार्ट में, ग्राफ भी बनाया हो सकता है, न्यूमेरिकल कुछ भी चीज़ें, किसी भी सब्जेक्ट में हम चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। चार्ट्स के कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा हाँ, चार्ट्स को हम यूज़ क्यों करते हैं? बच्चा मोटिवेट हो जाता है, अटेंटिव हो जाता है, अट्रैक्शन होती है, इंटरेस्टिंग लर्निंग हो जाती है, साथ में बच्चा जो है मोटिवेट होकर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। देन चार्ट्स के बेनिफिट्स क्या हो जाते हैं, चार्ट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो ये इजी सबसे जो है इको फ्रेंडली होता है, इकोनॉमिक होता है, इको फ्रेंडली नहीं इकोनॉमिक होता है। इकोनॉमिक का मतलब कम पैसों में आपका काम जल्दी हो जाता है, ठीक है ना, विजिबल सबको होता है, इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है ना, और हमारी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाता है। साथ में आ जाते हैं मॉडल्स। मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं, जब ये थोड़े से इकोनॉमिक होते हैं, पैसे इसमें लगते हैं बनाने में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की एकदम कॉपीड जो हम चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज मॉडल। अब मान लो आपको एक सिटी है, सिटी के बारे में पढ़ाया, पूरी सिटी तो बच्चों को नहीं दिखा सकते अब, तो सिटी का एक छोटा मॉडल बना लेंगे, छोटे प्रारूप के फॉर्म में उसको यूज़ करेंगे, तो जब हम वो छोटे फॉर्म में दिखाते हैं वो हमारा मॉडल होता है। मॉडल से जो है रियल एक्सपीरियंस मिलता है, चीज़ें जो है अच्छे से लर्न आती है, अच्छे से समझ आ जाती है, और टाइम जो है हमारा चीज़ों को एक्सप्लेन करने का वो कम हो जाता है, ठीक है। पूरी अर्थ को हम देख नहीं पाते, तो इसलिए हम अर्थ का मॉडल यूज़ करते हैं, जिससे हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाते हैं ईजिली। फिर ब्लैक बोर्ड स्केचेस हो गया, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना तो बहुत आसान होता है, और इसमें तो बिल्कुल ही पैसे कुछ नहीं लगते, आपका एक पेन लगेगा, एक ब्लैक बोर्ड लग गया, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, और फिर ये इससे ज़्यादा डेली में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके आ जाते हैं कुछ मैकेनिकल मतलब प्रोजेक्टेड टाइप। इसमें आपके आ जाते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर्स जो हो जाते हैं आपके, लिंगुआ फोन्स हो गए, रेडियो और टीवी, ये सब हमारे प्रोजेक्टेड एड्स में आ जाते हैं। या फिर आप इसको कह सकते हैं कुछ ऐसे एड्स जो कि आपके मैकेनिकल एड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप इसमें मैकेनिकल एड्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, दोबारा बोल देती हूँ, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, लिंगुआ फोन रिकॉर्डर्स। पहले बात करते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, रियल एक्सपीरियंस देते हैं। देखो मैं अब एक मीनिंग तो नहीं समझाऊंगी, आपको पता ही होगा, फिर भी लिख लो। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक डिवाइस होता है जो कि हम टीचिंग लर्निंग में यूज़ करते हैं, ये टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी को इंप्रूव कर देता है। क्या बेनिफिट होते हैं इसके, मेरिट्स क्या होते हैं? स्टूडेंट्स को चीज़ें क्लियरली दिखाई देती है, दूसरा जो है वो अपनी नॉलेज को ब्लेंड कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से चीज़ों को डेवलप कर लेते हैं, सीख जाते हैं। साथ में जो है लार्ज इमेज है, बच्चों को सबको ऑब्जर्व हो जाती है, ईजी होता है ऑपरेट करना, इसको बटन दबाया चालू किया, प्रेजेंटेशन कर दी, ठीक है ना। और टीचर्स जो है इजीली अपनी पीपीटी अपने प्रोजेक्टर के थ्रू जो भी आप उन्होंने शो किया है उसको अच्छे से सिखा सकती है, दिखा सकती है, ठीक है। देन आ जाता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बोल के नहीं समझाई जाती, दिखा के ही समझ आती है, तो उसमें हम जो है अपने प्रोजेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। देन आ जाएगा टेप रिकॉर्डर्स। टेप रिकॉर्डर्स में सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी जाती है। बेसिकली अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को जब भी उनको सुनना होता है, लाउड वॉइस में कोई चीज़ें समझनी है, तो टेप रिकॉर्डर्स का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है लिंगुआ फोन रिकॉर्डर्स। बेसिकली ये भी लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये वाला डिवाइस यूज़ होता है, बच्चे की लैंग्वेज को अगर डेवलप करना है, इसलिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। देन आ जाता है हमारा रेडियो। रेडियो तो बहुत ज़्यादा अर्लीस्ट मोड है कम्युनिकेशन का, इसमें ज़्यादातर पहले कम्युनिकेशन रेडियो के थ्रू ही होती थी, और ये जो है जो लर्निंग है इसमें भी इफेक्टिव रोल प्ले करता है। इसके फायदे क्या होते हैं? चीपेस्ट होता है, वाइडर नेटवर्क होता है रेडियो का, दूर दूर तक पहुंच जाता है, टीचर जो है हेल्पफुल होता है टीचर्स के लिए भी और एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए, और ये एंटरटेनमेंट एज वेल एज टीचिंग लर्निंग का भी एक सोर्स के रूप में देखा जाता है। अच्छा, डीमेरिट इसके क्या होता है? वन वे होता है, इसमें कोई भी रिप्लाई नहीं होता, सिर्फ आप सुनते जा रहे हो, वन वे कम्युनिकेशन होता है। कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। अफोर्डेबल नहीं होता है पुअर स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और साथ में इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस इससे हमें नहीं मिलते, सभी को एक साथ जो भी बोला जा रहा है वो सभी के लिए है, एक साथ है। कोई अगर प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है तो उसके लिए वो पर्टिकुलर कोई भी सजेशन, कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं होते हैं। और स्टूडेंट्स को ज़्यादातर कभी कभी टाइम भी नहीं मिलता है, जो एक मान लो ऐसा नहीं है रिकॉर्डेड है हमारे पास, तो अब रेडियो में चल गया, वो प्रोग्राम चला गया, बच्चे ने उस टाइम पे नहीं सुना तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में भी नहीं मिल पाता है। फिर आता है टेलीविजन, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट यूजेबल, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो हमारा रिसोर्स है टेलीविज़न है। इससे हम चीज़ों को अभी बहुत ज़्यादा मतलब पॉपुलर है मीडिया में, और इससे टीचिंग लर्निंग बहुत इफेक्टिव होती है। ये ऑडियो एज वेल विजुअल है, तो मतलब इसमें देख के भी पढ़ सकते हो और सुन के भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ऑडियो विजुअल एड्स में ऑडियो प्लस विजुअल दोनों टाइप के एड्स हमारे होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑडियो विजुअल एड्स की क्या पर्पस होते हैं। अच्छा, कुछ डेफिनेशंस भी है। ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज सेंसरी ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस विच इनिशिएट और स्टिमुलेट एंड री इन्फोर्स लर्निंग, जो स्टिमुलेट करती है, री इन्फोर्स करती है हमारी लर्निंग को, ऐसे एड्स को हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, ठीक है। कुछ पर्पस है इनका, इंस्ट्रक्शनल रोल प्ले करता है, इंटरेस्ट क्रिएट करता है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाता है। साथ में एडवांटेज है, ऑडियो विजुअल एड्स इफेक्टिव होते हैं, कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है, इंटरेस्ट को अराउज करते हैं, न्यू लर्निंग में हेल्प करते हैं, एनर्जी सेव करते हैं, रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, और एजुकेशन बड़े लेवल पे करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। इन एड्स का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं और हमारी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होती है। भाई देखो, ये मैं बहुत अब इस वाली वीडियो में आप ये मत बोलना कि दीदी आपने कुछ भी लिख के नहीं बताया, बहुत जल्दी जल्दी बता दिया। ये ऑलमोस्ट वो चीज़ें हैं जिससे आप फेमिलियर होते हैं। पहली बात तो सारा कुछ नहीं आएगा, बहुत सारे अभी हम डिस्कस करेंगे, पर आपके लिए इन सब की जो भी PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहले वीडियो देखना, फिर पढ़ना, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी वीडियो देख लेना, उसके बाद जाके उस PDF को ओपन करना। पहले PDF से देखोगे फिर पढ़ोगे तो कम बेनिफिट होगा, पहले वीडियो देखो फिर अपने PDF से पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गुड टीचिंग एड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो शुरू में भी हमने बात ही कर ली थी कि पहला तो टू द पॉइंट होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, लर्नर को मोटिवेट करना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एकदम मतलब ज़्यादा इकोनॉमिकल भी नहीं होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए साइज में, अप टू डेट होना चाहिए, और काइंडली पोर्टेबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली उसको लेके जा सकें, ठीक है। अब बच्चे की इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है 5वीं क्लास को पढ़ाना है, 8वीं का कंटेंट लेकर आ रहे हो, 8वीं का जो टीचिंग एड यूज़ कर रहे हो, तो अकॉर्डिंग टू द क्लास होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम ऑडियो विजुअल्स की एड्स की अगर क्लासिफिकेशन करें तो कुछ आपके ऑडियो एड्स होते हैं, कुछ आपके विजुअल एड्स होते हैं, और कुछ ऑडियो विजुअल दोनों एड्स होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे एक एक करके बात करते हैं। हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात कर लेते हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर की हमने बात कर ली, प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। साथ में ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज शीट्स का हम यूज़ करके, तुमने बनाई भी होगी अभी प्रोजेक्ट में अपने DLED सेकेंड ईयर में, कि कुछ शीट्स होती है उसमें हम कुछ भी डालते हैं, वो आपको शो होगी, फिर जो भी आपने हैंडमेड बनाया है उसी को प्रोजेक्टर पे शो कर पाते हैं उन शीट्स के थ्रू, ठीक है। बेसिकली एक आइडिया को शो कर पाते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती है। फिर आपके डिफरेंट प्रोजेक्टर्स है, ये आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊँगी। देन आ जाते हैं हम अपने नॉन प्रोजेक्टेड वाले पे, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स पे। ग्राफिक एड्स हो गए, इसमें आपके ग्राफिकली जो भी चीज़ें शो करनी है। चार्ट्स हो गए, चार्ट मैंने अभी डिस्कशन कर लिया, और साथ में इसके पर्पस हमने बात कर ली थी, सबको दिखाई देते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला आप क्या होगा, नरेटिव चार्ट, जिसमें चीज़ों को नरेट करते हैं, सब कुछ दिखाई जाता है। फिर आपका हो जाता है चेन चार्ट, जिसमें आपका फ्लो चार्ट की तरह यूज़ करते हैं। स्ट्रिप्टीज चार्ट, जैसे कि आप अपने फूड चेन वगैरह में यूज़ करते हैं ना, एक के बाद स्टेप वाइज, मतलब प्रोसीजर की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ डाटा चार्ट होते हैं, कुछ नंबरिक चार्ट होते हैं, तो आप किसी भी टाइप का चार्ट यूज़ करते हैं जिससे आपकी टीचिंग लर्निंग ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्लैश कार्ड्स, जो भी अभी हमने डिस्कस कर लिया। देन पोस्टर्स, देखो पोस्टर्स भी एक तरीके की चार्ट फॉर्म में ही होता है, इसमें आप चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ग्राफिक फॉर्म में होता है, मोटिवेशन मिल जाती है, आप जो ये चीज़ों को अपने मैसेज को इजीली ब्रीफ फॉर्म में दे पाते हैं। चार्ट्स लगाए, कहीं पोस्टर लगे तो पोस्टर से सीधा पढ़ते ही समझ आते, तो एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं, बताना चाहते हैं नो पॉल्यूशन, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, तो उसके लिए लिख देते हैं ना, तो उससे हमारे को आइडिया क्लियर हो जाता है, ईजी ब्रीफ होता है बहुत ज़्यादा। फिर कार्टून्स का यूज़ कर सकते हैं, कार्टून पिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। कॉमिक स्ट्रिप्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्जीबिशन, आ जाओ अब इस पर सुनो।
एग्जीबिशन में क्या होता है, हम एक एग्जीबिशन लगवाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बच्चे, साथ में अदर स्कूल्स के बच्चे वो आते हैं और उन चीज़ों को इलेबोरेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इससे हमारी नॉलेज बढ़ जाती है, हम लर्न भी कर लेते हैं चीज़ों को, और एक जो रियल एक्सपीरियंस होता है, लर्निंग बाय डूइंग वाला एक्सपीरियंस होता है, वो हमें मिल जाता है। ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है, लर्निंग बाय डूइंग होता है, स्टूडेंट्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करने की, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, सोशल डेवलपमेंट होता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, बच्चा ब्रेनस्टॉर्म करता है और कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, चीज़ों को डेवलप करना सीख जाता है। ठीक है। कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप अपना अपना मॉडल बनाओगे, अपना अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, उसके बाद आप उसको एग्जीबिशन में लेकर आओगे। ठीक है। पपेट्स हो गया, पपेट से हम कोई भी स्टोरी वगैरह को ईजिली एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है। देन आ जाते हैं हमारे कुछ डिस्प्ले बोर्ड्स मतलब डिस्प्ले करने के लिए, जैसे जैसे कि हमारा ब्लैक बोर्ड हो गया, चॉक बोर्ड हो गया। ठीक है ना, चॉक बोर्ड बोल दो, वाइट बोर्ड बोल दो, ये सब इसी में आ जाएंगे। फिर हमारे कुछ फ्लैनल बोर्ड्स हो जाते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने ना स्कूल वगैरह में कुछ बोर्ड्स देखे होंगे ग्रीन बोर्ड टाइप, उस पर आप कोई भी नोटिस वगैरह है पिन अप कर देते हैं। इससे भी वो बोर्ड्स भी बहुत यूज़फुल होते हैं बच्चों के नोटिस में चीज़ों को लाने के लिए, कि बच्चा जो है उसको देख के चीज़ों को तुरंत पता चल जाए उनको। तो ये भी हमारे एक तरीके के टीचिंग मटीरियल के रूप में यूज़ होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है बुलेटिन बोर्ड, उसे हम बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। ठीक है ना। देन हमारा आ जाता है मैग्नेटिक बोर्ड, मैग्नेट वाला लगाया, कुछ मैग्नेटिक चीज़ चिपका दी ऐसे। ऑडिटरी एड्स हमारे कुछ हो जाते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, सब कुछ टेप रिकॉर्डेड है हियरिंग के लिए, किसी बच्चे को नहीं सुनाई देता है या सिर्फ हियरिंग वाला है, लिसनिंग स्किल्स के लिए डेवलप करना है, ये सब के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे ये टीचिंग एड्स के बाद फील्ड ट्रिप्स। ध्यान से सुनना, फील्ड ट्रिप एक टीचिंग एड की तरह कैसे यूज़ होता है। फील्ड ट्रिप्स में हम बच्चों को लर्निंग के लिए अलग अलग फील्ड्स पे लेके जाते हैं। वहाँ पे बच्चा इजीली चीज़ों को सीख पाता है, लर्न कर पाता है, देख के चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग होती है, एकदम रियल एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है ना। और बच्चा जो है अच्छे से चीज़ों को सीख पाता है। और इसकी लिमिटेशन क्या होता है, देखो भाई, टाइम लगता है, इकोनॉमिक भी होता है, सबके लिए अरेंजमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है, प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब भी बच्चा इससे करता है तो रूटीन चीज़ों से हट जाता है और नई चीज़ों को लर्न करता है। बच्चे की जो कंस्ट्रक्टिव हमने पढ़ा था अभी, तो बच्चा जो है चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करना सीख जाता है और अपनी नॉलेज को जब वो खुद क्रिएट करता है तो लर्निंग रिटेंशन लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। ठीक है ना, ज़्यादा देर तक याद रहता है। हम डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखाना है, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ाना है मान लो साइंस में, या इंग्लिश में आपको बच्चों को एडजेक्टिव पढ़ाना है। एडजेक्टिव के लिए आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके चीज़ें दिखा सकते हैं, या किसी भी चीज़ में, बेसिकली साइंस में हम डेमोन्स्ट्रेशन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे तो बच्चे के लॉन्ग लास्टिंग माइंड में चला जाता है वो। ठीक है। अब ड्रामेटाइजेशन भी करवा सकते हैं। ड्रामेटाइजेशन मतलब ड्रामा, रोल प्ले, डिस्कशन, डिबेट, ये सब चीज़ें भी करवा सकते हैं। ड्रामेटाइजेशन से क्या होगा, बच्चे में जो है जो भी टॉपिक के ऊपर ड्रामेटाइजेशन होता है वो चीज़ों को जल्दी कैच कर लेगा, लर्न कर लेगा, बच्चों को मज़ा आता है, प्लेजर की फीलिंग आएगी, इंजॉय करेगा, इंजॉय के साथ जो है लर्निंग बेटर होगी, इंप्रूवमेंट होगा, क्रिएटिव बच्चा बनेगा और जो है इफेक्टिव लर्न कर पाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ये सब तो हमारा हो गया, हमने बोला था ई लर्निंग के बारे में। ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। आजकल जो है हम सब कुछ जो है ई लर्न करने लग गए हैं। जब हमारा जो कोविड आया था उसके बाद से सब लोग जूम मीटिंग, हमारे मीट पे, सब पे लर्निंग का प्लेटफॉर्म बन गया था, तो वहीं से हम चीज़ों को लर्न करना सीखना शुरू हो गए थे। तो ई लर्निंग, इंग्लिश में लिख लो, ई लर्निंग इज द डिलीवरी ऑफ लर्निंग प्रोग्राम्स बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू लर्निंग की चीज़ों को डिलीवर करना इज ई लर्निंग। ठीक है। इसमें आपकी वेब बेस्ड लर्निंग हो गई, वेब के थ्रू, वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए, आपके डिजिटल कोलैबोरेशन हो गए, इनके थ्रू जब लर्निंग करते हैं तो ये हमारी ई लर्निंग का पार्ट होता है। ठीक है। क्लासरूम में ई लर्निंग का हम यूज़ करते हैं, इससे भी इफेक्टिव लर्निंग होती है, बच्चे को जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल पाता है और वो बहुत अच्छे से चीज़ों को कैच कर पाता है। मान लो अभी तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ, अगर मैं यहाँ पे एकदम ऐसा बोर्ड ले आऊँ, बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड, और मैं आपको वहाँ पे सीधे विजुअलाइज करवाऊँ चीज़ें, तो ईजिली आप चीज़ों को कैच कर पाएंगे और आपकी जो लर्निंग है वो बेटर हो जाएगी। ठीक है। अब ई लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम इंटरनेट का यूज़ करके ई लर्निंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव धीरे धीरे करने लग जाते हैं और बच्चा जो है उससे बच्चे को भी बेनिफिट होता है और टीचर्स के लिए भी ईजी हो जाता है। ठीक है। फिर उनको टीचिंग को, मतलब जब भी हम इन चीज़ों को यूज़ करें तो हमें उन्हें प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।
बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक लिटरेरी एक्टिविटीज़ का। बेसिकली लिटरेरी एक्टिविटीज़ का हम यूज़ करते हैं क्लासरूम टीचिंग को और इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इससे जो है बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले पाता है और चीज़ों को लर्न कर पाता है। लिटरेरी एक्टिविटीज़ में हमारी कुछ चीज़ें आ जाती है जो कि हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं, जैसे रोल प्ले के थ्रू चीज़ों को ईजिली समझा सकते हैं, डिस्कशन के थ्रू, या फिर इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया, या कोई बच्चे को सिचुएशन दे दी उसके अकॉर्डिंग वर्क करवा लिया। तो ये सब एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा जो है क्लासरूम में अच्छे से लर्न कर पाता है। साथ में अगर हम बात करें तो डायलॉग टीचिंग पेडागोजी का हम यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में, जिससे बच्चा जो है चीज़ों को डायरेक्ट सीख के और अपने आप को ज़्यादा इम्प्रूव कर पाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मिलके सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, कोलैबोरेटिव चीज़ें करके। जब भी हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं तो सब मिलजुल के जब काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप वर्क, टीम वर्क भी होता है, उससे बच्चे के अंदर कोलैबोरेशन भी आता है, सपोर्टिव नेचर भी आता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होती है। तो ये सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए और साथ में अपनी बेटर टीचिंग के लिए हम लिटरेरी एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं। अच्छा, हम लोग कभी भी किसी से इंटरेक्ट करने के लिए कुछ डायलॉग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, दोनों पर्सन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये इसको कुछ बोल रहा है और ये इसको कुछ बोल रहा है, तो एक डायलॉग कन्वर्सेशन हो रहा है। तो लिटरेरी एक्टिविटीज़ में भी ये सब चीज़ें होती है जिससे हम बातचीत में चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पे एक डायलॉग का एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, उसको कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक गाइडेड स्पीच। हमने पहले भी पढ़ा था पहले वाली यूनिट में। गाइडेड स्पीच मतलब एक गाइडेड फॉर्म में हमें स्पीच को लिखना, कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। जैसे कि जब टीचर जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप देती है, कंप्लीट द सेंटेंस, स्टोरी राइटिंग देती है, तो उसमें क्या होता है, वो स्टोरी पर्टिकुलर होती है, उसमें अपनी स्टोरी तो ऐड नहीं कर सकते, तो उस स्टोरी को हमें जो भी हमने बोला उसी के अकॉर्डिंग फिल करना होता है। तो गाइडेड स्पीच के अंदर भी क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम डिलीवर करते हैं अपने मैसेज को अपने ऑडियंस को, जो कि बेसिकली एक कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है इंफॉर्मेटिव पर्पस की वजह से या फिर एंटरटेनिंग के पर्पस की वजह से, हम जो है उस चीज़ को इजीली परफॉर्म करते हैं। लिटरेरी एक्टिविटी का ही एग्जाम्पल होता है हमारा गाइडेड स्पीच। गाइडेड स्पीच इज अ लिटरेरी एक्टिविटी ऑफ हेल्पिंग ओरेटर टू डिलीवर अ स्पीच। एक स्पीच को डिलीवर करने के लिए और एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो बेसिक रिलेटेड होती है टू द पॉइंट, उसी से अकॉर्डिंग हम उस गाइडेड स्पीच का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लिख लो, इसमें एग्जाम्पल हो जाता है इसका गाइडेड स्पीच। ठीक है, अब गाइडेड स्पीच के बारे में अगर हम और बात करें तो ये यूज़फुल होती है, गाइड हेल्प करती है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयरिंग में। गाइडेड स्पीच हेल्प करती है लर्नर्स को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने में। साथ में गाइडेड स्पीच हमें हेल्प करती है, ये एक यूज़फुल एक्टिविटी है जो कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कैसे वर्क करते हैं, सबसे पहले हमें अपना एक टॉपिक चूज़ करना पड़ता है। गाइडेड का मतलब ये वो एक टॉपिक, गाइडेड टॉपिक मिल गया, उसी के ऊपर हमें सब प्रिपेयर करना है। तो एक टॉपिक हमें चूज़ करना है, उसके बाद उसकी डिटेल्स वगैरह हमें फाइंड आउट करनी है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। फाइंड द टॉपिक, डिटेल्स गेट कर ली है, फिर हमने ऑर्गेनाइज कर लिया है, फिर उसके बाद टीचर्स अपने ऑडियंस के साथ, मतलब ऑडियंस के पर्पस के अकॉर्डिंग, ऑडियंस के चाह के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करती है कि बच्चा, ऑडियंस इसमें कैसे इंटरेस्ट लेगा, ऑडियंस को कैसे ये चीज़ समझ आएगी, पसंद आएगी। फिर अपने वर्ड्स को अच्छे से वाइजली चूज़ करते हैं और अपने जो भी मैसेज उस गाइडेड स्पीच के अकॉर्डिंग पहुंचाना चाहते हैं तो उस मैसेज पे फोकस करते हैं। फिर इंडिविजुअल्स का रोल वगैरह प्ले ऐड करते हैं और अपनी डिलीवर करने की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह से गाइडेड स्पीच होती है। देखो, यहाँ पे हमें बोलना है सब कुछ, तो इसीलिए हमें ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है और बोलना आना चाहिए। फिर उसके बाद हम बोलते हैं। इसके बाद ये सब टॉपिक्स के बाद एक और टॉपिक आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शायद क्लियर भी नहीं होता है, एक्सटेम्पोर। ठीक है, एक्सटेम्पोर। अब क्या होता है एक्सटेम्पोर? एक्सटेम्पोर बेसिकली एक सरप्राइज सिचुएशन होती है। सरप्राइज सिचुएशन का मतलब हमारे साथ भी बहुत बार हुआ है, मैम आती है, हम क्लास में गए, चलो बच्चों निकालो बुक, मैम आज क्या कराओगे? आज बेटा आपका सरप्राइज टेस्ट है। तो इससे क्या हो जाते हैं, आप लोग शॉक हो जाते हैं, भाई हमें नहीं देना। तो एक्सटेम्पोर भी बेसिकली एक सरप्राइज टेस्ट ही बोल लो, आप टेस्ट नहीं बोलोगे, एक सरप्राइज स्पीच बोल दो। यहाँ पे क्या होता है, टीचर रैंडमली कोई एक टॉपिक आपको देती है, उसके ऊपर आपको 2 से 3 मिनट के लिए प्रेजेंट करना होता है। वो टॉपिक पहले से नोन भी हो सकता है, आपका नहीं भी हो सकता है, बट उस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको वो बताया नहीं गया होता है पहले से, आप जो है उसको डायरेक्टली डिलीवर करते हैं, इसे बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक है ना, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम इसका यूज़ करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। एक्सटेम्पोर इज द 16th century वर्ड दैट लिटरली मीन्स एक्स प्लस टेम्पोर, जो कि है एक्स प्लस टेम्पोर। ठीक है, उसके बाद और
ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बोला गया है, एक्सटेम्पोर मीन्स टू डिलीवर अ स्पीच विदाउट प्रायर प्रिपरेशन, मतलब बिना पहले कोई प्रिपरेशन के एक स्पीच को डिलीवर करना इज एक्सटेम्पोर। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई। अब ये भी एक लिटरेरी एक्टिविटी है, क्योंकि हम इसमें अपनी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक लिटरेरी एक्टिविटी है और इंग्लिश में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में एक एक्टिविटी करवानी है, बच्चों को बोल दिया बच्चों हम आज कुछ न्यू टॉपिक्स पे बात करेंगे, किसी भी बच्चे को रैंडम बोला और एक एक्सटेम्पोर मतलब कोई भी एक टॉपिक दिया और उन्होंने शुरू किया स्पीच। तो इस तरह से बच्चों की इंग्लिश लर्निंग हम करवा सकते हैं। ठीक है, लर्नर्स एनकरेज हो जाएंगे, भाई देखो क्रिएटिव हो जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग का अपना यूज़ करेंगे, एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा इस चीज़ से, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, साथ में कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप हो जाने लग जाएगा और उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स बढ़ जाएगी, ओरल प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी, स्पीच प्रेजेंटेशन बढ़ जाएगी। मतलब इतने सारे फायदे बच्चे को होने वाले हैं, तो इसलिए ये जो है लिटरेरी एक्टिविटीज़ का बहुत यूज़ होता है, तो उसमें एक्सटेम्पोर भी हेल्प करता है। अब कुछ टॉपिक्स एक्सटेम्पोर के जो कि हम एवरीडे लाइफ पे यूज़ कर सकते हैं, गर्ल चाइल्ड के ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, जनरेशन गैप के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, डीमोनेटाइजेशन, जंक फूड, या फिर माई ड्रीम स्कूल, ड्रीम हॉलीडे, ठीक है ना, मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स, मेट्रो राइड, या फिर रीडिंग एज अ हॉबी, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो है हम बच्चों को देते हैं। इसमें बहुत वास्ट ऐसा टॉपिक नहीं देते जो बच्चा सुना ही नहीं होता, एक पीछे बच्चे के पास उसकी नॉलेज होती है, उसी से रिलेटेड टॉपिक दिया जाता है, तो बच्चा इजीली उस पे अपनी स्पीच को डिलीवर कर ले। ठीक है, इससे बच्चे में एक्सपीरियंस आ जाता है और कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो ही जाता है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए होता है ये सब। देन आ जाता है आपका ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क तो देखो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली मेन बात है नहीं। ग्रुप वर्क बेसिकली जब हम टीम में मिलके काम करते हैं तो वो काम इफेक्टिव होता है, कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ सोशल स्किल्स डेवलप होती है, बच्चा इंटरेक्ट करता है तो उसके अंदर सोशल चेंज आने शुरू होते हैं, कुछ कुछ बच्चा चीज़ों को डेवलप करता है, एक्सपीरियंस करता है, लर्निंग बाय डूइंग होती है उसकी। ठीक है ना, ग्रुप वर्क से बच्चे को चैलेंजिंग वर्क करना आ जाता है, उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, बच्चे को कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके काम करता है, साथ में उनसे बात करना सीख जाता है, उसकी डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को लर्न कर लेता है, लैंग्वेज को क्रिएटिवली एक्वायर कर लेता है और लर्न करना सीख जाता है। ठीक है ना, और एनर्जी उसके अंदर आ जाती है तो कोऑपरेटिवली इफेक्टिव वर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से इंग्लिश टीचिंग में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। ग्रुप वर्क हम करा सकते हैं, एक्सटेम्पोर दे सकते हैं, गाइडेड स्पीच दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब करवाते हैं तो बच्चा इजीली चीज़ों को सीखता चला जाता है। अब जब भी हम ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो ग्रुप कैसा बन सकता है, ग्रुप टाइप ऑफ ग्रुप कैसा हो सकता है? रैंडम ग्रुप पहला नंबर। रैंडम ग्रुप में हम कोई भी रैंडमली बच्चों को ऐड कर लेंगे और वो मिलके उस ग्रुप में जो भी प्रोजेक्ट या जो भी काम दिया है वो परफॉर्म करेंगे। या फिर सेम पेस ग्रुप, सेम एज, सेम जैसे मतलब एनर्जी वाले, सेम पेस सेम लेवल वाले बच्चों को एक ग्रुप में डालेंगे और एक सेम लेवल वालों को अलग ग्रुप में, मतलब सेम लेवल वाला ग्रुप बनेगा। या फिर मिक्स्ड पेस, स्लो हाई, मतलब कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, काइंड ऑफ कुछ तेज होते हैं, मतलब किसी का IQ ज़्यादा कम, ऐसे करके मिक्सअप बच्चे हम, जैसे हमें पता होता है ये एवरेज बच्चा है, ये थोड़ा बिलो एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है, तो मिक्स करके सभी पेस के बच्चे एक ग्रुप में। और एक हो गया इंटेलिजेंट वाला बच्चा, एवरेज बच्चे और पुअर बच्चे, मतलब पुअर कहने का मतलब जो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा बेटर नहीं है, तो उन सब बच्चों को ऐसे ग्रुप बना लिया या मिक्स ग्रुप बना लिया। 3 टाइप के हो गए हमारे, एक तो रैंडम कैसे भी उठा के किसी को भी डाल दिया, एक हमने देखा सबकी पेस के अकॉर्डिंग, एक मिक्स पेस वाले बच्चे, एक हो गया इंजीनियर्ड ग्रुप्स, पर्टिकुलर किसी स्किल में जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे कि भाई इन बच्चों की लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी है। इंजीनियर्ड मतलब किसी स्पेसिफिक स्किल के बेस पे उन बच्चों को ग्रुप बना दिया। ठीक है, फ्रेंडशिप ग्रुप तो वैसे ही हमेशा बच्चे खुद ही बना लेते हैं, चलो भाई मैम प्लीज़ रोल नंबर वाइज मत करना, हम खुद बना लेंगे ग्रुप। तो उससे क्या होता है कि बच्चा इजीली अच्छे से मोटिवेट होकर कर पाता है चीज़ों को, ये सब चीज़ें डेवलप हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है ग्रुप बन गए, ग्रुप में काम होता रहेगा, ग्रुप के फायदे भी बात कर ली। अब बात करते हैं लैंग्वेज गेम्स। देखो भाई लैंग्वेज गेम्स की क्यों ज़रूरत होती है इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम बच्चों को चीज़ों को पढ़ना, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन सब सिखाते हैं। तो लैंग्वेज गेम से बच्चा चीज़ों को जल्दी लर्न कर पाता है और वो लैंग्वेज वो एक्वायर कर लेता है। लैंग्वेज एक्वायर करने के लिए गेम से अच्छा ऑप्शन होता ही नहीं है। बच्चों को गेम्स के थ्रू जब हम जो भी चीज़ें सिखाते हैं बच्चा जल्दी डेवलप करता है। ठीक है, तो लैंग्वेज गेम्स खिलाने का पहला तो फन वे होता है ये एक, इससे जल्दी लर्निंग हो जाएगी। साथ में एक्टिविटी बेस्ड होता है ये। ठीक है, लर्नर्स अपनी लर्निंग के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, गेम सिखाया खेलना शुरू कर दिया बच्चों ने। ठीक है, साथ में लर्नर्स को एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है और लर्नर को एनकरेज करता है। फन वे है, एक्टिव लर्निंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है, पार्टिसिपेशन बच्चों का होता है, इन्वॉल्व करते हैं वो उसे और एक्टिविटी के बेसिस पे चीज़ें चलती है। अब कैसे कौन से लैंग्वेज गेम सिखा सकते हैं? पहला देखो, पहला गेम
कान में खुसर फुसर करने वाला गेम होता था ना, लास्ट मैन स्टैंडिंग गेम। इस गेम में क्या होता है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस बच्चे ने कुछ बोला, इसको बोला, इसने इसको बोला, इसने इसको, सेम सेंटेंस रिपीट करना है। लास्ट तक जाते जाते वो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। तो लास्ट मैन स्टैंडिंग गेम खिला सकते हैं, इससे बच्चे मजा आएगा और वो खेलेंगे और उनके जो लिसनिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, रिमेंबरिंग पावर है, वो डेवलप हो जाएगी। नेम प्लेस थिंग एनिमल सबने खेला होगा। इसमें नेम प्लेस थिंग एनिमल बोलते हैं, वर्ड्स वोकैब भी ऐड होती जाती है, लैंग्वेज भी बच्चे की बढ़ती जाती है। व्हाट आई एम थिंकिंग ऑफ, कुछ सोचना है, उसके बाद उसके बारे में आइडिया देना है, बच्चों को पेयर्स में लाना है, 5 से 7 वर्ड्स देने हैं, इस तरीके का ये गेम होता है। फिर हम वर्ड जंबल खिला सकते हैं, वर्ड्स को इधर उधर करके जो हम खेलते हैं। इस तरह की गेम से बच्चा जो है अपनी नॉलेज को डेवलप कर लेता है और वो गेम्स के थ्रू ही लैंग्वेज को सीख जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बोला गया है, ये कंक्लूड हो गया, ये चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो गया है आपका। तो इसमें बताया गया है कि एफिशिएंसी, इंग्लिश की जो टीचिंग है बहुत ज़रूरी होती है, उसमें एफिशिएंसी लाने के लिए हम गेम्स का यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, लिटरेरी एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को इन सब में इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसी का एक लास्ट टॉपिक और सुन लो, डिक्शनरीज। डिक्शनरीज जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में, क्योंकि जब भी हम किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, डिक्शनरी की हेल्प लेते हैं। तो डिक्शनरी एक तरीके की ऐसी बुक होती है जो हमें हर वर्ड का मीनिंग देती है और उस वर्ड से हम अपनी नॉलेज को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, डिक्शनरीज जो है डेवलप लर्नर ऑटोनॉमी, लर्नर की ऑटोनॉमी को डेवलप करता है, मतलब लर्नर दूसरों पर डिपेंड रहने की जगह डिक्शनरी से वो चीज़ों को सर्च कर लेता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिक्शनरी होती है, पेपर वाली डिक्शनरी, पेपर डिक्शनरी हो गई, ऑनलाइन डिक्शनरीज जो आजकल मिलती है, अर्बन डिक्शनरीज होती हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज होती हैं, ये सारी डिक्शनरीज होती है। वैसे तो डिक्शनरी वाला अगर टॉपिक आता है तो पूछा जाएगा तो आप ये चारों को एक्सप्लेन कर देंगे और साथ में डिक्शनरी का मीनिंग और कुछ डिक्शनरी के फायदे नुकसान बता देंगे। ठीक है ना। एक चीज़ और हमारी इस चैप्टर में लास्ट में लिखी हुई है, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बेसिकली इज द लिस्ट ऑफ रिटन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कहाँ से आपने वो सोर्स लिया है वो बिब्लियोग्राफी होती है। मान लो आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपने उस प्रोजेक्ट में किस किस की हेल्प ली है, बुक से, टीचर से, स्कूल से, कहाँ से वो चीज़ें कंटेंट इकट्ठा किया है वो बिब्लियोग्राफी में हम लिखते हैं। तो बिब्लियोग्राफी इज जनरली अपीयर अ लिस्ट ऑफ द एंड ऑफ अ बुक और आर्टिकल, लास्ट में हम लिखते हैं इसको। दे शो दैट व्हाट वर्क्स द ऑथर यूज्ड इन राइटिंग। ऑथर्स ने, मतलब जिसने भी ये प्रोजेक्ट बनाया है, जो भी है, उसने कहा किस किस चीज़ का यूज़ किया। जैसे अब ये बुक है, इसमें भी एक बिब्लियोग्राफी होगी तो उससे पता चलेगा ये कंटेंट कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया गया। ये हो गई हमारी पूरी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट। बाकी यूनिट्स नहीं देखी है अभी तक तो जाओ चैनल पे, फटाफट से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से वो बाकी सारी यूनिट्स देख लो, प्रिपरेशन कर लो। और आई होप आपके एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट समझ में आता है तो लाइक करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और एक काम और करेंगे, अपने दोस्तों में इसे शेयर कर देंगे। इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है जब आप वीडियो को देख के कमेंट करके मुझे बताते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ आया, और सजेशंस जब देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।